हाय बच्चों, आप देख रहे हैं सीरीज केमिस्ट्री शुरू से। इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। अभी तक 2 वीडियो में आपने मैटर का क्लासिफिकेशन और एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की डिफिनीशन पढ़ रखी है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो एलिमेंट और जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों का जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसके बारे में बताने वाला हूं, जो कि एटम और मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब जरा सामने देखिए, तो देखिए यहां पे, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट किसको कहते हैं? एटम्स को कहते हैं। एटम जो होता है एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और ये एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो एटम है, ये स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। जो एटम होता है वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मोस्टली जो एटम होते हैं वो अनस्टेबल ही होते हैं। कुछ एटम जैसे नोबल गैसेस, ये क्या है आपके स्टेबल एटम्स में आते हैं। बाकी के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब अनस्टेबल होते हैं। अब देखिए, जो कंपाउंड है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑलवेज स्टेबल होता है, ये हमेशा स्टेबल रहता है। और एटम स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो एक फिर से एक बार समझ लीजिए, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है, जो कि स्टेबल अनस्टेबल दोनों हो सकते हैं। जबकि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है मॉलिक्यूल, जो कि हमेशा स्टेबल ही होता है। अब देखिए, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में मैं आपको क्लियरली डिफाइन करता हूं, जरा समझिए इसको। अब एटम हम किसी चीज को कह सकते हैं क्या? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that retain characteristics and chemical property of that element। किसी भी एलिमेंट का एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है। और ये क्या करता है? रिटेन किए रहता है। मतलब क्या रिटेन किए रहता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट की जो करेक्टर्स हैं और उस एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको ये रिटेन करके रखता है, दैट मींस बनाए रखता है, उसको चेंज होने नहीं देता। एटम वो पार्टिकल्स होते हैं किसी एलिमेंट के, जो उस एलिमेंट के करेक्टर्स और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने का काम करते हैं, वो चेंज नहीं होते। पूरे किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होंगे, उस सबकी प्रॉपर्टी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी, सबके करेक्टर्स एक जैसे होते हैं, वो रिटेन रहता है, हमेशा चेंज नहीं होता। लेकिन अब आगे समझिए कि जो आपका एटम में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब जो एटम होता है, कह रहा है कि एटम में और मे नॉट हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये इनका एग्जिस्टेंस फ्री स्टेट में भी हो सकता है और कंबाइंड भी हो सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल, दैट मीन्स केमिकली रिएक्टिव या अनरिएक्टिव है। लेकिन आगे समझिएगा, जो ऑक्सीजन है, जैसे एग्जांपल यहां पे लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है। जैसे समझिए यहां पे ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में सिंगल ऑक्सीजन है, ये एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन है, तो ये नॉट स्टेबल होगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने यहां पे आपको बोला कि एटम स्टेबल भी हो सकते हैं और स्टेबल नहीं भी हो सकते हैं। इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों हो सकता है। तो लेकिन कब अनस्टेबल कब होंगे? कब? याद रखिएगा, एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में जो भी एटम होते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं आपके? नॉट स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आप O2 लिख दो, ऑक्सीजन में O की जगह पे O2 लिख दीजिए आप,
तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि एटम्स से, दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ है। और जब एटम एटम से कंबाइन करके बनता है तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो सबसे स्टेबल होता है, स्टेबल फॉर्म होता है एट 1 atm टेम्परेचर एंड एट रूम टेम्परेचर। अब दूसरी बात, ये हो गए आपके एटम्स के बारे में। अब मैं समझाता हूं आपको मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल कौन होते हैं? मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और ये ऐसी यूनिट है जो रिटेन करती है कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, उनकी कंपोजिशंस को भी बनाए रखते हैं, मतलब उनकी कंपोजिशन चेंज होने नहीं देते। जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी भी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, और वो उस कंपाउंड के कंपोजिशन को चेंज नहीं होने देते, और उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं, चेंज होने नहीं देते, रिटेन रखते हैं। अब देखिए एग्जांपल ले लीजिए यहां पे, जैसे H2O जो कि वाटर का फार्मूला है। H2O मॉलिक्यूल कंटेन, जो कहीं भी H2O होगा, चाहे वो रिवर का H2O हो, चाहे वो जो है आपका पॉन्ड का हो, या फिर जो है आपका वेल का हो, सी का हो, या फिर रैन वाला H2O हो, कहीं का भी H2O होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो उस मॉलिक्यूल में दो एटम जो होंगे आपके, टू एटम्स जो होंगे वो हाइड्रोजन्स के होंगे, और सिंगल एटम जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा। आप यहां देख सकते हैं हाइड्रोजन्स के दो एटम होते हैं, ऑक्सीजन के सिंगल एटम होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा। यही चीज तो क्या करते हैं, यही तो आपके जो मॉलिक्यूल हैं इस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं कि उसकी कंपोजिशन कभी ना चेंज हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कभी ना चेंज हो। याद रखिएगा, कहीं से भी वाटर ले लीजिए, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी कंपोजिशन कभी चेंज होने वाली नहीं है। भी आप साइंस में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो साइंस के किसी भी कैलकुलेशन में होता क्या है कि आप जब भी किसी कैलकुलेशंस के बाद फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस रिजल्ट का जो भी वैल्यू है उसकी यूनिट क्या होगी। जैसे आप टाइम को मेजर करते हैं, टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, तो उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसके साथ आप क्या लिखते हैं, उसकी यूनिट सेकंड लिख देते हैं। ऐसे आप जो है लेंथ को मेजर करते हैं तो जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसके आगे आप क्या लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं लेंथ के साथ। तो इन सब चीजों को आप कैसे जान पाएंगे, कैसे इन सब चीजों को एक एक करके सही से समझा जा सकता है, ये चीज मैं आप स्टार्ट करने वाला हूं। और इन सब चीजों को हम पढ़ते कहां पे हैं, कहते क्या इस स्टडी को, तो देखिए अब इस स्टडी को मैं एकदम बेसिक से एकदम शुरू से बता रहा हूं, तो समझिए यहां पे। तो मैं आपको सबसे पहले यहां पे पढ़ाने वाला हूं अब फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट की स्टडी यहां पे हम लोग करने वाले हैं। काफी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा, उसके मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इस जो भी क्वांटिटीज हैं या जो भी मेजरमेंट आज हम करते हैं, इन सब चीजों को कैसे स्टेबलाइज किया गया, कैसे ऑल ओवर कंट्रीज में इसको स्प्रेड किया गया, इन सब चीजों के बारे में आपको शुरू से एक एक बातें बताना चाहता हूं। तो अब देखिए सबसे पहले एक सिस्टम की बात करते हैं जिसका नाम है मैट्रिक सिस्टम। अब मैं मैट्रिक सिस्टम से रिलेटेड काफी बातें आपको बताने वाला हूं। अब अपनी कॉपी और पेन, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा उसको आप नोट भी करते रहेंगे और मैं उसको एक एक करके समझाता हुआ चलूंगा। तो उठा लीजिए कॉपी पेन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको यह बता दूं कि इन 1971 ऑफ अ स्टडी कमिटी ऑफ द फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस डिजायर अ सिस्टम कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। अगर आपसे कभी मैट्रिक सिस्टम के बारे में पूछा जाए कि मैट्रिक सिस्टम क्या है, तो याद रखिएगा इन 1971 में यह सिस्टम बनाया गया, अ स्टडी कमिटी ऑफ द फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये सिस्टम बनाने वाली जो एकेडमी थी उसने क्या कर दिया था, एक सिस्टम डिजायर किया था
कमिटी ऑफ द फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने एक सिस्टम डिजायर किया, जिस सिस्टम का नाम क्या रखा गया, मैट्रिक सिस्टम। क्या रखा गया, मैट्रिक सिस्टम। दिस वॉज द बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। और ये सिस्टम इतना कन्वीनियंट सिस्टम है कि ये सिस्टम क्योंकि डेसिमल सिस्टम पे बना है। जो मैट्रिक सिस्टम होता है ये एक डेसिमल सिस्टम होता है, और जब डेसिमल सिस्टम है तो किसी भी डेसिमल को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 10 की पावर में लिख सकते हैं, यानी कि 10 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो वही बात यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दिस वाज द बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम and therefore was the convenient to the handle as the multiple of 10. It remained in use till 1960. ये सिस्टम पहला चीज तो डेसिमल में है, इसलिए काफी कन्वीनियंस है, और दूसरी बात कि ये सिस्टम जो है 1960 से ही यूज हो रहा था, बस इसका एक नाम दे दिया गया मैट्रिक सिस्टम। बाकी तो इस सिस्टम का प्रयोग कब से हो रहा था, 1960 से ही सिस्टम चल रहा था, और ये सिस्टम एक डेसिमल सिस्टम होता है। और अब देखिए, in 1961 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, 1960 में ही जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट, जिसका शॉर्ट में दूसरा नाम आप बता दूं आपको, सीजीपीएम, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। सीजीपीएम एडॉप्ट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसने क्या किया, 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो था, यानी सीजीपीएम जो था, उसने अडॉप्ट कर लिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वही है जिसको आप बोलते हैं एसआई सिस्टम, जिसको आप एसआई यूनिट भी कहते हैं। एसआई सिस्टम को जो है अडॉप्ट कर लिया गया सीजीपीएम के द्वारा, और ये फ्रेंच ली सिस्टम के बाद इसको जो है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट भी कह सकते हैं हम इसको। फ्रेंच ली सिस्टम के बाद इसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल यूनिट। तो अब फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका एसआई यूनिट जो आप बोलते हैं, कहते हैं कि ये इसकी एसआई यूनिट क्या है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी ना, मास की एसआई यूनिट क्या होगी। तो जो एसआई यूनिट्स है ये जिस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, जिस सिस्टम से बिलोंग करते हैं वो मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम स्टेबलाइज किया गया 1971 में, लेकिन इस सिस्टम की शुरुआत 1960 में ही हो चुकी थी, और इस सिस्टम को एसआई जो था, एसआई को जो है सीजीपीएम ने क्या कर दिया था, अडॉप्ट कर लिया था। अब आगे समझिए, दिस एस सिस्टम हैज बीन 7 एसआई यूनिट। अब ये जो सिस्टम है आपका, इसमें जो आपका जो सिस्टम जिसको हम लोग जो है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कह रहे हैं, इसमें टोटल 7 यूनिट्स होती हैं। 7 यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लेंथ होगा, मास होगा, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 यूनिट्स जो है, ये जो हैं, ये किस में आती हैं, आपकी एसआई यूनिट्स, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आती हैं। अब जरा इसको समझिए, कह रहा है कि इन एसआई लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स एंड द बेस यूनिट। अब देखिए भैया, यहां पे एक बड़ी बात और ये भी है कि आप इसमें से ये जो, इनको हम लोग बेस यूनिट्स कहते हैं या बेसिक यूनिट्स भी कह सकते हैं। बात को ध्यान समझिए, बहुत काम आने वाला है। ये बेसिक यूनिट या बेस यूनिट इसको कहते हैं, बात याद रखिएगा। जो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितने भी टर्म्स हैं, इन सबको बेस यूनिट्स कहते हैं। बेस यूनिट्स इनको बोला जाता है, बेस क्वांटिटी कह सकते हैं आप। अब ये जो बेस क्वांटिटी है, इनका यूज करके हम बड़े से बड़े जो क्वांटिटीज होती हैं या छोटी से छोटी जो क्वांटिटी होती हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाता है ना, किलोग्राम को नैनोग्राम में, मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो प्रीफिक्स होते हैं उनका और इनका बेस यूनिट्स का यूज करके हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये आप पहले तो आप बेस यूनिट समझिए, फिर मैं आपको इसको एक एक करके डिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में प्रीफिक्स का और बेस यूनिट का यूज करके कन्वर्ट करना सिखा दूंगा। और ये जो कन्वर्ट करने का जो कंसेप्ट है, उसमें मैं बहुत ट्रिकी ढंग से समझाऊंगा आपको, कि आप चुटकियों में मैं गारंटी देता हूं, चुटकियों में बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को आप
एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में आप सॉल्व कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो आगे देखिए हम यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो हमारी जो 7 क्वांटिटी है पहले उसको समझते हैं। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं या बेसिक क्वांटिटी भी कह सकते हैं हम इन्हीं को। अब जो लेंथ होता है आपकी जो बेसिक क्वांटिटी है इसकी एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है इसकी मीटर होती है। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है जिसका रिप्रेजेंटेशन जो है स्मॉल एम से किया जाता है। जब भी इस यूनिट को लिखनी हो या तो मीटर लिखिए या तो स्मॉल एम लिख दीजिए। अब जो मास होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम को आप स्मॉल के स्मॉल जी से लिख सकते हैं केजी। अब देखिए जो टाइम होता है, टाइम की जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो सेकंड होती है। सेकंड को स्मॉल एस से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो एम्पियर होती है। एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आता है थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, जो टेम्परेचर्स होते हैं उनको केल्विन में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट इसकी जो होती है वो केल्विन होती है। केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी खास करके लाइट के लिए यूज किया जाता है। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी एसआई यूनिट कैंडेला होती है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल सी और स्मॉल डी का यूज किया जाता है, सी टी। अब ये जो 7th क्वांटिटी है ये केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। ये सब तो फिजिक्स में भी पा जाएंगे आप, लेकिन ये स्पेशली जो 7th यूनिट आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये स्पेशली केमिस्ट्री के लिए डिस्कवर्ड की गई और इसकी यूनिट होती है, हम इसमें क्या करते हैं सब्सटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं और इसकी यूनिट हो जाती है मोल, एम ओ एल ई। लेकिन इसका जब सिंबल लिखते हैं आप मोल लिखें, मोल लिखे, या अगर इसका सिंबल लिखें तो आप लिख सकते हैं एम ओ एल। ध्यान से याद रखिएगा। तो अब जो है मैं आपको आगे इनकी डेफिनेशन से एक चीजों को मैं समझाने वाला हूं, जो आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब चीजों को मैं आगे डिफाइन करने वाला हूं ब्रीफली। तो आइए बेस यूनिट को एक एक करके मैं आपको डिफाइन करता हूं। तो बेस यूनिट में जो पहली यूनिट है आपकी वो मैं डिफाइन करता हूं लेंथ के बारे में। अब आपको पता होगा कि लेंथ जो है वो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर्स होती है। लेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो आपके हमारे कंट्री की जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है वो दिल्ली में स्टेबलाइज है। ठीक है, जिसका काम क्या है क्वांटिटी जो होती है हमारे यहाँ बेसिक क्वांटिटी या फिर जो हमारे जो दूसरी क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग जो है मेजर करते हैं, उन सब चीजों पे एक्यूरेसी पे स्टडी करना। इस एक्यूरेसी पे स्टडी करने की कौन करता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि दिल्ली में स्टेबलाइज है। अब ये कहती क्या है कि लेंथ क्या है, तो हमारे जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है उसके अकॉर्डिंग लेंथ क्या है आपका कि 1 लाइट ईयर इज दैट द डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर, ये कह रहे हैं कि लेंथ जो होती है 1 लाइट ईयर को हम लोग लेंथ कहते हैं। एक प्रकार का 1 लाइट ईयर जो है वो लेंथ को डिफाइन करता है। कह रहा है कि 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है, विच लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। मतलब लाइट 1 ईयर्स में, कोई भी लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है वो 1 लाइट ईयर कहलाता है। 1 लाइट ईयर क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। तो अब जो 1 लाइट ईयर है ये आपका एक प्रकार का डिस्टेंस हो गया। और आपको पता है जो लाइट है उसकी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी आपको पता है कि क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर से बता देता हूं, लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब आपको फार्मूला पता होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको डिस्टेंस ही तो पता करना है, डिस्टेंस ही तो पता करना, डिस्टेंस या लेंथ ही तो पता करना है आपको। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, डिस्टेंस को हमने यहां पे क्या मान लिया, 1 लाइट ईयर मान लिया। तो 1 लाइट ईयर इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल द लाइट 1 ईयर।
तो वो हम डिस्टेंस यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए जो वेलोसिटी है लाइट की, हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी जो लाइट की वो 3 इंटू 10⁸ होती है, इंटू हो जाएगा टाइम। अब टाइम क्या होता है, पूरे ईयर्स में, 1 ईयर की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 ईयर में निकाल रहे हैं। तो हम लोग 1 ईयर में निकाला हमने, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। और पर डे, वन डे में 24 आवर्स होते हैं, इंटू 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे मीटर पर सेकंड निकालने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ से सेकंड हटा देंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा हमारा। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये सेकंड से सेकंड हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए बचा क्या हमारा, मीटर, यहाँ पे यूनिट मीटर बचेगी, और यहाँ पे इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो आ जाएगा 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर्स। इतने मीटर्स आ जाएंगे, 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। अब क्या होगा कि 9.45 इसको फाइनली अगर आप राउंड अप कर दो इस वैल्यू को, तो ओवरऑल इसको हम 10 मान लें, तो ये ऑलरेडी 10⁻15 था, इसको 10 मान लिया, तो 10 पावर क्या हो जाएगा, 10 पावर आपका यहां पे हो जाएगा 16, 10 पावर 16। तो हम फाइनली कह सकते हैं 1 लाइट ईयर जो होता है आपका वो 10 पावर 16 मीटर होता है। यानी कि 1 ईयर में जो कोई लाइट जो होती है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, 10 पावर 16 मीटर्स जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। तो ये था जो है लेंथ के बारे में जो आपकी बुक में गिवन है। अब आता है सेकंड पॉइंट जो कि हमारा क्या है, मास। अब मैं आपको मास के बारे में समझाने वाला हूं। तो मास क्या है जरा समझिए। जो आपका क्या है, मास एस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट आपकी किलोग्राम है, जिसको हम लोग केजी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया इसको समझिए। इट इज द वेट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पीसेस प्लेटिनम इरिडियम प्लेस इन पेरिस। अब देखिए जो आपका किलोग्राम या जो मास होता है, किसी भी चीज का जो मास होता है उसको एक तरह से हम कह सकते हैं वेट है। यह एक प्रकार का ऐसा वेट है जो पेरिस में प्लेटिनम इरिडियम के पीसेस के रूप में रखा हुआ है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट या मास कहते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली वेट ऑफ 1 लीटर, देखिए प्रैक्टिकली द वेट ऑफ 1 लीटर और 1000, 1 लीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर को हम लोग बोल सकते हैं 1000 सीसी। 1000 सीसी मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 kg। अगर आप क्या करें, किसी भी वाटर के 1 लीटर वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दीजिए, तो उसका जो वेट होगा वो 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। 1 लीटर वाटर को, या फिर आप कह सकते हो 1000 सीसी वाटर को आप क्या करें, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दो, तो उस समय उसका वेट जो मेजरमेंट आएगा वो 1 किलोग्राम के इक्वल आता है। एक ये हो गया कंसेप्ट। अब अगली बात, अगर एटॉमिक स्केल से देखा जाए, तो अगर एटॉमिक स्केल से देखा जाए तो हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्केल की ही बात करते हैं। तो अब देखिए एटॉमिक स्केल की बात की जाए तो इट इज द इक्वल टू द वेट ऑफ 5.0188 इंटू 10 पावर 25 एटम्स ऑफ कार्बन 12। ये आपका केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, बहुत सबसे बेस्ट पॉइंट है। तो याद रखिएगा अगर एटॉमिक स्केल पे देखा जाए तो जो आपका जो वेट होता है या जो आपका मास होता है वो क्या है, तो ये कह रहा है इट इज द इक्वल टू द वेट ऑफ 5.0188 इंटू 10 पावर 25 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12 के 5.011 इंटू 188 इंटू 10 पावर 25 जो एटम है, इनका जितना मास होगा, इनका जितना भी वेट होगा, वो आपका क्या कहलाएगा,
आपका मास कहलाएगा, यही मास है आपका। तो ये हम लोग एटॉमिक लेवल पे बात कर दिया हम लोगों ने। तो अब हम लोग थर्ड के बारे में पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि आपका क्या है, लेंथ हो गया, मास हो गया। अब टाइम के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या है आपका, टाइम है। अब टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं? टाइम की जो एसआई यूनिट है वो होती है सेकंड। आपको पता है कि टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। अब टाइम को डिफाइन कैसे करेंगे? टाइम को कैसे डिफाइन करते, कह रहे हैं 1 सेकेंड इज दैट ऑफ टाइम इन विच, हम 1 सेकेंड किस टाइम को कह सकते हैं, इन विच सीजियम 133, मतलब सीजियम जिसका मास कितना हो, 133 हो। ये आइसोटॉप्स एटम मेक्स 91, 92, 63, 17, 70 टाइम जो है ये वाइब्रेशन करे इन एटॉमिक क्लॉक। जो एटॉमिक क्लॉक है उसमें जो सीजियम आइसोटॉप्स रखा गया है, जब वो 91, 926, 31, 730 टाइम क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो इतने वाइब्रेशन पूरे होने के बाद, पूरे इतने वाइब्रेशन जब ये कर लेगा, तो इस पूरे वाइब्रेशन होने के बाद 1 सेकंड होता है। यानी कि किसी भी एटॉमिक क्लॉक में जब इतने सीजियम के द्वारा जब इतने वाइब्रेशन हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, 1 सेकंड कहा जाता है। ये याद रखिएगा। अब आगे बात समझिएगा, द सिस्टम बेस्ड ऑन एबव। अब देखिए जो आपका, ये तो रहा टाइम के बारे में। अब जो हमने 3 अभी तक के जो है क्वांटिटीज पढ़े, वो क्वांटिटीज थी आपकी जो है, पहला था जो है मीटर, जो किसकी थी, लेंथ। दूसरा था मास, तीसरा है टाइम। लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों जो क्वांटिटी आपने पढ़ी, ये तीनों क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, द सिस्टम बेस्ड ऑन द एबव क्वांटिटीज नोन एज, जैसे मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इन सारी क्वांटिटीज, यानी कि जो आपने लेंथ पढ़ा उसकी यूनिट मीटर थी, जो मास पढ़ा उसकी यूनिट किलोग्राम थी, जो टाइम पढ़ा उसकी यूनिट क्या थी, सेकंड थी। अब इनको मास, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको एमकेएस सिस्टम कहते हैं। एमकेएस सिस्टम क्या थी, उस एमकेएस सिस्टम में सिर्फ 3 यूनिट्स थे। कौन कौन था, मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम भी कहते हैं एमकेएस को। और ये सिर्फ 3 क्वांटिटीज को डिफाइन करता था। अब जरा आगे समझिएगा, एमकेएस अब आपको क्लियर हो चुका होगा। एमकेएस क्या है, एमकेएस मास, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वांटिटी, जो कि क्या है, करंट। करंट का जो यूनिट होता है वो है एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अब जरा समझिए यहां पे करंट को डिफाइन कैसे करेंगे। करंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट करंट विच we if maintained in two parallel conductor of infinite light of negligible circular cross section and place 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors of force is equal to 2 into 10 power minus 7 newtons per meter of length। मतलब ये कह रहा है आपसे कि पर मीटर लेंथ में अगर इतने फोर्स जो है, इतने न्यूटन, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स जो है जनरेट किए जाए, और वो जनरेट कुछ इस कंडीशन में किया जाए जैसा मैंने एबव कंडीशन पढ़ा। इस कंडीशंस को अप्लाई करके, इन सारी कंडीशंस को अप्लाई करके अगर हम क्या कर देंगे, एक फोर्स जो है कंडक्टर्स के बीच में अप्लाइड करेंगे, जो फोर्स कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन के इक्वल, न्यूटन पर मीटर लेंथ के इक्वल होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं। तो ये हो गया करंट के बारे में। तो अब आता है आपका फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ क्वांटिटीज जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, जिसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल के से। अब केल्विन कैसे डिफाइन किया जाता है, आपको पता होगा कि केल्विन जहां भी आता है तो वहां पे 273 जरूर समझ में आ जाता है कि यार 273 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे केल्विन, ये आया, समझिए इसको। और केल्विन इज 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आपसे कभी डिफाइन करने के लिए बोले टेम्परेचर, तो आप कह सकते हैं केल्विन इज 1
276.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. अब यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? द ट्रिपल पॉइंट is defined as the temperature at which liquid water, ice, water vapor, क्या क्या बोला मैंने? liquid water, ice and water vapors are in equilibrium. मतलब ट्रिपल पॉइंट जो होता है एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे, तो ट्रिपल पॉइंट आपका ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे जो हमारा कौन कौन, जो वाटर है, वाटर जो होता है, आइस मतलब वाटर जो आपका है वो आइस के फॉर्म में, आइस मतलब आपका हो गया आइस का मतलब हो गया सॉलिड जो कि आपका आइस है, और जो आपका लिक्विड वाटर है, लिक्विड का मतलब लिक्विड वाटर, ठीक है, और जो आपका वेपर वाटर है, वाटर वेपर, ये तीनों के तीनों आपके जो है आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स, ये तीनों क्या हो जाएं? जिस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा साइन लगाते हैं हम लोग? फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर किस तरह से शो करे, वाटर को हम इस तरह इक्विलिब्रियम में शो कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड वाटर, आइस एंड वाटर वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है आपका, इस तरह से शो करते हैं, उसी टेम्परेचर को हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए भैया, तो इन सारी चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे ये हमारा जो सिक्स्थ क्वांटिटी है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है कैंडिला, जिसको हम लोग CD लिखते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी in a given direction of a source that emit monochromatic radiation of frequency 540 into 10 power 12 hertz। अब कह रहा है कि आपका जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो किसी गिवन डायरेक्शन में किसी सोर्स से जो मोनोक्रोमेटिक जो रेडिएशन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 पावर 12 हर्ट्ज हो, एंड दैट हैज द रेडिएंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शंस 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो, उसी को हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। फिर से समझिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? किसी गिवन डायरेक्शन में किसी सोर्स से जो मोनोक्रोमैटिक जो रेडिएशन हो रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 पावर 12 हर्ट्ज है, और उसके साथ साथ कह रहा है कि रेडिएंट इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में कितनी हो? 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा कैंडिला है। तो यानी कि वन कैंडिला आपका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस की जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 पावर 12 हर्ट्ज और जिसके इंटेंसिटी, रेडिएंट इंटेंसिटी जो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होती है, उसे हम लोग वन कैंडिला कह सकते हैं। अब देखिए आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो होता है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल। अब मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज as there are carbon atom in exactly 0.012 kg of the carbon 12। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये 1 मोल क्या होता है?
तो 1 मोल आपका जो है किसी भी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इन विच द सिस्टम दैट कंटेन द मैनी एलिमेंट्री एंटिटी, जो उसमें एलिमेंटल एंटिटीज पाई जाती हैं और जो कितनी हो, जो एलिमेंटल एंटिटीज हैं उनकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 के। अब ये जो 0.012 kg जो कार्बन 12 है, ये वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होता है 6.022 इंटू 10^23 के। तो आप चाहे ये कह दीजिए कि कार्बन 12 के 0.012 kg, या आप कह दीजिए कार्बन 12 के 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स के बारे में कह सकते हैं आप। तो ये जो वैल्यू होती है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि 1 मोल कहलाती है। यानी कि आप डायरेक्टली मैं बोल दूं तो 1 मोल क्या होता है 6.022 इंटू 10^23 एंटिटीज यानी पार्टिकल्स के इक्वल होता है। तो ये था आपका फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी डेफिनेशंस जो आज मैंने कवर कर लिया। अब जो है हम लोग कल पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में और डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। थैंक यू।